हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंखुरी एजुकेशन। मैं हूं प्रेरणा गुप्ता। हम पढ़ रहे थे साइंस का चैप्टर नंबर 5। इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया था अभी तक कि एसिड, बेस और सॉल्ट होते क्या है, उनका बेसिक इंट्रोडक्शन, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे सॉल्ट फॉर्म होता है, कितने टाइप का सॉल्ट फॉर्म हो सकता है, ये सब हमने पढ़ लिया था। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपने अभी तक सिंखुरी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर दीजिए सिंखुरी एजुकेशन को। और चलिए आगे शुरू करते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो डिफरेंट बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी हैं कि नहीं मेरे हिसाब से एसिड ये होता है, नहीं मेरे हिसाब से बेस ये होता है। तो आज हम उन साइंटिस्टों की जो परिकल्पनाएं हैं, जो उनकी चीज़ें हैं जो उन्होंने बताई हैं, वो आज हम स्टडी करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आर्रेनियस की संकल्पना। आर्रेनियस संकल्पना, उनके हिसाब से उन्होंने कहा है कि हाइड्रोजन आयन जो देते हैं, जो भी आपकी सब्सटेंसेज हैं जो हाइड्रोजन आयन दे देंगे, वो होते हैं हमारे एसिड। मैंने आपको बताया जैसे लास्ट क्लास में कि HCl है, वो H आयन दे रहा है तो वो एसिड है। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो H+ आयन दे देंगे वो हो जाएंगे एसिड। और फिर क्षार क्या हो जाएंगे? अब जैसे मैंने आपको बोला था उसके अंदर OH आयन दे रहे थे, जैसे NOH था, KOH था, NH4OH था, हर जगह OH था, और जब उनकी रिएक्शन हो रही थी तो OH आयन दे देते थे, तो वो हो जाते हैं क्षार। तो आर्रेनियस के हिसाब से दो सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आयन व्हेन डिकम्पोजेस इन वाटर कॉल्ड एसिड्स। एसिड वो हैं जो पानी के अंदर H+ आयन देते हैं। क्षार क्या हो गए? जो पानी में OH आयन देते हैं। दो सब्सटेंस दैट डिकम्पोजेस इन वाटर एंड गिव हाइड्रोक्सिल आयन, यानी हाइड्रोक्सिल कौन से है? OH आयन। वो पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। HCl में H+, Cl-। HCl है, HCl क्या दे रहा है? H+ प्लस Cl-। ठीक है। और NaOH का Na+ और OH-। अब क्या हो रहा है? ये H+ और OH-। HCl ने H+ आयन दिया तो ये हो गया एसिड अकॉर्डिंग टू द आर्रेनियस। हमें तो पता ही है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पर आर्रेनियस ने कैसे समझाया एसिड को कि अगर H+ आयन देते हो तो वो एसिड है। हमने देखा HCl को पानी में डाला तो भैया H+ आयन दे दिया इसने, तो ये एसिड है। NaOH को पानी में डाला तो उसने OH आयन दे दिया, तो यानी ये बेस है। बेस यानी क्षार और अम्ल। ये हिंदी वालों के लिए एडवाइस है कि वो अम्ल और क्षार कहने की जगह एसिड और बेस कहने की आदत डालें। एसिड और बेस क्या होता है कि जनरल टर्म में हिंदी में भी है ना एसिड बोला जाता है, अम्ल को तो स्पेशली एसिड ही बोला जाता है। आपने घर पे भी बोला होगा, कुछ भी बोलते हैं तो कोई नहीं बोलता कि एसिड, हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या होता है जो कुछ टर्म्स है ना वो इंग्लिश में यूज करने की आदत डाल दो। जैसे हाइड्रोक्लोरिक है, अब उसका तो कोई हिंदी में होता ही नहीं है कुछ भी, तो उसे हाइड्रोक्लोरिक ही बोलना पड़ेगा। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जगह हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड। तो अम्ल को तो एसिड बोलना डाल लो, क्योंकि जो वर्ड आया है ना अम्ल का, एसिड वर्ड, वो भी एसिडस से आया हुआ है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। इसका मतलब होता है खट्टा। तो अम्ल को एसिड कहना एक बार सीख लो। तो ये बार बार है अम्ल और क्षार। अम्ल यानी एसिड और बेस यानी क्षार। तो जो H+ आयन दे रहे हैं वो हो गए एसिड, और जो OH- आयन दे रहे हैं वो हो गए क्षार। अब जैसे इसके अंदर है, इसके अंदर क्या हुआ? H+ आयन इसने दिया और NaOH में दिया उसने OH- आयन, और इन दोनों आयनों ने क्या किया? आपस में रिएक्शन करी और बन गया हमारा वाटर, जल। और बताया था बाकी ये दोनों ClO, Na, हम कहाँ जाएं? हम भी कर लेते हैं रिएक्शन। इधर हो गया हमारा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? साधारण नमक, आप जो घर में खाते हैं वो होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, समझ में आया? आर्रेनियस ने क्या कहा? ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो H+ आयन दे वो अम्ल है। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो OH- आयन दे पानी के अंदर, जो पानी के अंदर अपघटित हो जाए, सॉल्यूशन के अंदर अपघटित होके आपका OH- आयन देता है विलयन के अंदर, वो हो जाता है बेस। रिएक्शन में भी हमने देखा क्या होता है कि H और OH निकलते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं, वाटर बनाते हैं और सॉल्ट बनाते हैं। ये होगी आर्रेनियस के हिसाब से डेफिनेशन। आर्रेनियस ने कहा और हमने इसे समझ लिया। अब देखते हैं दूसरे साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने क्या बताया अपने हिसाब से कि क्या होता है। यह है ब्रांस्टेड-लूरी संकल्पना। ठीक है, ब्रांस्टेड-लूरी संकल्पना के हिसाब से एसिड्स आर प्रोटोन डोनर्स एंड बेस आर द प्रोटोन एक्सेप्टर्स। प्रोटोन ग्राही और प्रोटोन दाता। जो एसिड होते हैं वो प्रोटोन दाता होते हैं, और जो बेस होते हैं वो प्रोटोन ग्राही होते हैं। प्रोटोन मतलब हम प्रोटोन को यहाँ से करते हैं H आयन से, ठीक है, H+ आयन। अब देखो यहाँ पे Ha+B, जो प्रोटोन दाता होते हैं, प्रोटोन मैंने कहा आपको H+ आयन, जो H+ आयन देते हैं
उन्होंने भी वही कहा था, पर उन्होंने टर्म्स अलग यूज करी। H प्लस आयन देते हैं, यानी जो प्रोटॉन देते हैं वो होते हैं अम्ल। तो Ha था, यहाँ पे H क्या करेगा, H प्लस दे देगा। क्षार प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, उन्होंने कहा था कि नहीं वो OH आयन देते हैं, यहाँ वो कह रहा है नहीं, वो जो H दिया है ना वो H वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो होते हैं हमारे क्षार बेस। अब जैसे इस रिएक्शन के अंदर देखो HAB, अब क्या करता है, HA के पास H है, वो प्रोटॉन डोनेट कर देगा और वो B से जाके रिएक्ट करेगा, HB बन जाएगा और A। अब इस रिएक्शन के अंदर एक प्रॉब्लम है, उन्होंने कहा कि आपके जो अम्ल हैं, एसिड हैं, वो हैं प्रोटॉन डोनर, यानी प्रोटॉन दाता, और बेस हैं प्रोटॉन ग्राही। मतलब ये इन्होंने H प्लस आयन दिए, ये तो दे रहे हैं, और ये जनाब H प्लस आयन एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब जो रिएक्शन थी HA प्लस B गिव्स, इधर हो रहा था A प्लस और इधर हो जाएगा HB माइनस। ये HA था, इसने H दे दिया, पहले ये एसिड था और ये बेस था। ठीक है, एसिड ने क्या किया, मेरा काम है देना, अकॉर्डिंग टू दिस मुझे है प्रोटॉन देना है, उसने दे के A प्लस आयन बना दिया। ठीक है, अब इसने कहा कि नहीं मेरा काम तो एक्सेप्ट करना है, उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब जो ये बना ना, ये हो जाता है कॉन्जुगेट बेस। ये आपको टर्म याद करनी पड़ेगी, ये अब कॉन्जुगेट बेस हो गया है, क्योंकि अब ये तो कुछ दे नहीं सकता है ना, इसे कहते हैं संयुग्मी क्षार, संयुग्मी क्षार, और इसे कहते हैं संयुग्मी अम्ल। ठीक है, ये कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, ये इन्होंने कहा है ब्रॉन्स्टेड लोरी ने। आर्हेनियस ने H प्लस और OH माइनस से समझाया, ब्रॉन्स्टेड लोरी ने से प्रोटॉन से समझाया। आर्हेनियस ने कहा H प्लस जो देगा वो अम्ल है, जो OH माइनस देगा वो क्षार है। ब्रॉन्स्टेड लोरी ने क्या कहा, नहीं मेरा तो प्रोटॉन है, जो प्रोटॉन देगा वो अम्ल है, जो प्रोटॉन लेगा वो क्षार है। यहाँ पे प्रोटॉन दे के क्या बनता है, वो कॉन्जुगेट बेस संयुग्मी क्षार बन जाता है, और जो बेस है वो एक्सेप्ट करके संयुग्मी अम्ल कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चले, आगे कौन से साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने, ये हुई लुईस संकल्पना। लुईस संकल्पना ने इसे इलेक्ट्रॉन से समझाया। उन्होंने कहा जो पहले क्या कहा था ब्रॉन्स्टेड लोरी ने, जो प्रोटॉन दे रहा है, ये कह रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है वो अम्ल है, जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया वो अम्ल है, और जिन्होंने इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागा वहां पे क्या था, प्रोटॉन ग्रहण किया, प्रोटॉन लिया, तो क्या हुआ, देखो एकदम उल्टी चीज चल रही है। प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस करो, त्यागने को ग्रहण से रिप्लेस करो, जहां प्रोटॉन था वहां इलेक्ट्रॉन कर दो, जहां त्यागना था वहां ग्रहण कर दो। तो क्या होगा, आप दोनों को सिमिलरिटी अगर एक समझ में आ गई तो दूसरी अपने आप याद होती चली जाएगी, एक संकल्पना याद हो गई तो दूसरी अपने आप कर लोगे। वहां पे था आपका कि इन्होंने प्रोटॉन दिया वो अम्ल, यहाँ कह रहा है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया वो अम्ल, वहां वो कह रहा था प्रोटॉन जिसने ग्रहण किया वो क्षार, यहाँ वो जो कह रहा है इलेक्ट्रॉन जिसने दिया वो क्षार। ठीक है, अब देखते हैं ये BF3 इधर NH3 गिव्स F3B NH3, ये कैसे हुआ। इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर किसके पास है, इसके पास, NH3 के पास, NH3 के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है ये। अभी क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर BF3 को दिया जाएगा, BF3 को ये देगा तो एक बॉन्ड क्रिएट होगा, वो बॉन्ड होगा ये, वो बॉन्ड क्रिएट होता है तो फिर एक नया आपका यौगिक बनता है ये चीज। तो दिया किसने, इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले कौन हुए, क्षार, इसलिए ये बेस हो गया। जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं देते हैं वो होते हैं क्षार। अगर इसने दिया तो एक्सेप्ट कौन कर रहा है, ये, तो ये हो गया हमारे वो, ये हो गया हमारा एसिड। समझ में आया। अब कैसे, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक्स्ट्रा वो होंगे, तो क्या उनके पास माइनस चार्ज होगा या एक्स्ट्रा लोन पेयर्स होंगे, ऐसा कुछ होगा, तो वो हो जाएंगे हमारे बेस। और जिनके पास प्लस चार्ज होगा या हमारे उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, जिन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना करने के लिए कंप्लीट,
तो वहाँ क्या होगा, जो बॉन्ड फॉर्म होगा तो बॉन्ड फॉर्म होने के लिए वो हो जाएगा आपका एसिड। तो आप कैसे पहचानोगे कौन से एसिड है कौन से बेस है? इनके हिसाब से था कि जो इलेक्ट्रॉन दे रहे, त्याग रहे हैं, वो हो गए बेस, क्षार, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, तुम्हारा पेट भरा हुआ है तो तुम क्यों खाओगे खाना? तुम्हारे पास कमी होगी, तुम्हें भूख लग रही होगी तभी तो खाना खाओगे। तो वो जो खाना है ना वो हो गया इलेक्ट्रॉन, और कमी होगी तो तुम खाना खाओगे। अब ये चीज चलते हैं इस तरीके से, कहते हैं अब जिसके ऊपर प्लस चार्ज हो, जिसके ऊपर प्लस चार्ज मतलब उसके पास कमी है, वो जिसके ऊपर भी जैसे Mg+2 है, Mg+2 होता है, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, Na+ है उससे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या होता है उन्हें चाहिए, तो यानी ये जो चीजें होंगी, ये जो फॉर्म होंगे, ये हो जाएंगे हमारे एसिड। और जो देंगे, देने वाले के पास तो ऑलरेडी प्लस होगा, माइनस होगा, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा, तभी तो वो दे रहे हैं, इनके पास खाना ज्यादा है वही तो देगा। तो जैसे Cl- है, ये क्या हो जाएंगे बेस। या फिर जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया था वो था NH3, इसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर था, तो ये हो जाएंगे बेस, क्षार। समझ में आ गया कैसे पहचानेंगे अकॉर्डिंग टू द लुईस की अम्ल कौन से हैं, क्षार कौन से हैं? तीनों की डेफिनेशन अलग अलग है। पहले में कहा H+OH-, इन्होंने कहा प्रोटॉन को लेके, और इन्होंने कह दिया इलेक्ट्रॉन को लेके। तो आई थिंक तीनों से क्लियर हो गया होगा कि अम्ल और क्षार क्या क्या होते हैं, अम्ल और क्षार कैसे पहचाने जाएंगे, अम्ल और क्षार कैसे क्या काम करते हैं। अम्ल और क्षार का बेसिक इंट्रोडक्शन, अम्ल और क्षार क्या होते हैं ये आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट अपनी थ्योरी दी है, उन्होंने अपनी अपनी संकल्पनाएं दी हैं कि नहीं हमारे हिसाब से ये अम्ल है, नहीं हमारे हिसाब से ये अम्ल है। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं, तुम इलेक्ट्रॉन समझाओगे मैं तो प्रोटॉन से समझाऊंगा। तो हमें तो ये सबसे समझना पड़ेगा सबसे क्या क्या कैसे कैसे बनता है। ठीक है, तो समझ में आ गया, आगे बढ़े। अब हम पढ़ते हैं अम्ल की प्रॉपर्टीज, अम्ल क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी। ये प्रॉपर्टीज मैं एक्सप्लेन करती हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई थिंक आपने नोट कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखते हैं क्या है। पहला है अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अनिल, इसकी एक मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। सेकंड, अम्ल धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। मैं इसको आपको रिएक्शन के साथ बताऊंगी कि कैसे क्या होता है। ठीक है, अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके भी लवण और जल देते हैं। अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या करते हैं, लवण और जल। जलीय विलयन के सुचालक होते हैं। पहले तो ये देखते हैं, जलीय विलयन के सुचालक मतलब H+ आयन देते हैं, वो आयनाइज हो रहे हैं तो मतलब वो सुचालक होंगे, यानी वो जलीय विलयन के सुचालक होते हैं, अच्छे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, अच्छे विद्युत चालक होते हैं। फिर बाकी अपने ये अम्ल और क्षारों से क्रिया करके अपना गुण खो देते हैं, उदासीन हो जाते हैं। अब उदासीन हो जाते हैं, ये आपको मैंने बताया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण एक अभिक्रिया बताई थी। उसके अंदर क्या होता था, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते थे, लवण बनाते थे, जल बनाते थे। तो क्या होगा, वो दोनों के तो अम्ल क्षार अपने अपने गुण खो दिए, बन के लवण बन गए। और लवण का तो कोई गुण है ही नहीं, लवण ना स्वादहीन है ना लिटमस पेपर के साथ करता है, तो उसकी कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं। तो क्या करते हैं, जब अम्ल क्षार आपस में क्या करता है, क्षार अम्ल के गुणों को काटता है और अम्ल क्षार के गुणों को काटता है, तो इस तरीके से उदासीन हो जाते हैं। इसलिए ही उस अभिक्रिया को कहते थे उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ठीक है, तो आपको एक 5th 1 और बाकी आपको 2 और 3 में भी रिएक्शंस की हेल्प से एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपको 1st 4th और 5th इस प्रॉपर्टी में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे हम 2nd और 3rd रिएक्शन देखते हैं। 2nd और 3rd रिएक्शन के लिए कुछ रिएक्शन देखते हैं। पहले हम पहला तो जैसे आपको बताया ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, नीले को लाल कर देता है। अब सेकंड है, मैंने बताया था कि आपके जो अम्ल हैं वो धातु से क्रिया करके, ये कोई जिंक है, ये कोई धातु है जिंक, उससे क्रिया करके H2 गैस देते, ZnSO4 प्लस H2, H2SO4 यह है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड ये क्या करता है, जिंक से क्रिया करता है, जिंक सल्फेट बनाता है और H2 गैस देता है। इसका आपको बुक में एग्जाम्पल, मेरा पूरा एक्सपेरिमेंट भी दिया गया है कि आपने एक जिंक के टुकड़े डाले, उसके ऊपर H2SO4 एसिड डाला और उस पर क्या कि नली से आपने वो कोई गैस निकल रही होगी, उस गैस को पानी में दिया। ठीक है, तो क्या बुलबुले से निकलने लग जाते हैं। तो आपको पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके बताया गया, वो एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये हो गया आपका, जो आपकी अम्ल धातु से क्रिया करते हैं तो H2 गैस निकलती है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या था आपका, कोई अम्ल धातु ऑक्साइड से, अभी कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड से क्रिया करते हैं तो क्या होता है, ये भी एक लवण बनता है, CuCl2 H2O। ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इक्वेशन बैलेंसिंग आपको आती है। CuCl2 कैसे हो गया, क्योंकि ये Cu+2 होता है और इधर Cl- होता है, तो ये 2 इधर आ जाता है तो ये हो जाता है CuCl2, इसलिए CuCl2 बना है। क्योंकि अभी तक आपने NaCl वगैरह देखा है तो ऐसा लग रहा है कि नहीं सिंपल सिंपल हो जाता है, नहीं, आपकी ये वैलेंसी संयोजकता होती है, ये नीचे आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये लवण बनता है और जल बनता है। तो जो आपके सेकंड और थर्ड थे जो प्रॉपर्टीज थी वो एक्सप्लेन हो गई रिएक्शंस की हेल्प से, कि जो धातु है वो अम्ल से क्रिया करती है तो क्या होता है, H2 गैस निकलती है। ऐसे ही क्षार के साथ भी है। अब जैसे ये क्षार है, बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये धातु से क्रिया करा तो सोडियम जिंकेट बनाया इसने और साथ में H2 गैस निकली। यानी अम्ल और क्षार अगर धातु से क्रिया करते हैं तो H2 गैस निकलती है। अब ये लास्ट में क्या था कि आपके कोई भी धातु ऑक्साइड किसी अम्ल से क्रिया करते हैं तो क्या होता है, एक लवण बनता है और एक जल बनता है, ठीक है, एक लवण बनता है और एक जल बनता है। तो ये उसकी प्रॉपर्टीज हो गई। पांचों प्रॉपर्टीज आपने अच्छे से नोट डाउन कर ली होंगी, इसकी पांचों प्रॉपर्टीज अच्छे से याद कर लीजिएगा इन्हें, क्योंकि एग्जाम में आता है कि अम्ल के गुण बताइए। अम्ल के गुण, पहले लिटमस पेपर, फिर अम्ल धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस दे रहे हैं, थर्ड इज अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण जल दे रहे हैं, ये बताया रखना। अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण जल देते हैं, अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके भी लवण और जल देते हैं। पर अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके क्या करते हैं, दोनों अपनी अपनी प्रॉपर्टी खो देते हैं। ऑब्वियसली लवण बनता है तो लवण की तो है ही नहीं कोई प्रॉपर्टी, तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। लास्ट वाला जो पॉइंट है ना, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए है, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्लियर है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ये वही चीज लिखी हुई है। यहाँ अम्ल और क्षार जलीय इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, अच्छे सुचालक होते हैं। ये अच्छे विद्युत अपघट्य के रूप में भी नहीं यूज किया जाता है, ठीक है। तो आई थिंक ये प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई होंगी सारी, पांचों अच्छे समझ में आ गई होंगी, एग्जाम्पल्स के साथ समझ में आ गई होंगी। तो अब हो गया हमारा एसिड और बेस क्या होते हैं। एसिड बेस के बारे में जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी दी है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। यहाँ हो गया हमारा एसिड और बेस खत्म। अब स्टार्ट होगा हमारा पीएच स्केल। अब मैंने आपको बताया पीएच स्केल क्या होता है, जैसे थर्मामीटर टेम्परेचर को नापने के लिए होता है, ऐसे ही अम्लीयता को नापने के लिए होता है पीएच स्केल, जिसके बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आई थिंक आपको ये सब अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर ये सब कुछ समझ में आ गया है, एकदम दिमाग में बैठ गया है, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और जैसा कि मैंने बताया कि सिंखुरी एजुकेशन को सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना, इसे बिल्कुल मत भूलना सिंखुरी एजुकेशन को सब्सक्राइब करना, बिकॉज यहाँ पे सारी क्लासेस डेली अपडेट हो रही हैं। पढ़ाई करते जाओ, एग्जाम के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं बाद में सारी क्लासेस मिलेंगी, तुम्हारे मॉक टेस्ट होंगे, सब कुछ अवेलेबल होगा, तुम्हारी पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। अच्छे मार्क्स इस बार लेके आने हैं। पहले वाले के 7 नंबर पक्के कर लिए, इस चैप्टर के 9 नंबर भी हमें पूरी तरह से पक्के करने हैं। तो पढ़ते रहो और थैंक यू सो मच।